नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। अयोध्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर लगभग बनकर तैयार है। काशी एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के बाद एएसआई का सर्वे हो चुका है और अब मथुरा में सर्वे होगा। एडवोकेट कमिश्नर सर्वे करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसलिए हिंदू आस्था के इन 3 सबसे बड़े मुद्दों पर हिंदू पक्ष कह रहा है सत्यमेव जयते। लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या आस्था पर इंसाफ के लिए अयोध्या रूट पर ही काशी और मथुरा का मामला भी पहुंच गया? जब पिछले साल ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश हुआ था, तब टाइम्स नाउ नवभारत के ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग टाइप की एक आकृति होने का दावा और सबूत दिखाया था। और आज जब मथुरा पर शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का आदेश हो चुका है, तो मैं आपको मथुरा में हिंदू पक्ष जिन सबूतों की बात कर रहा है उसके 3 पन्ने खोलकर दिखाने वाली हूं। पहले भी फैक्ट पर बात हो रही थी, आज भी फैक्ट पर ही बात करूं। सवाल पब्लिक का है कि क्या मथुरा के मामले में भी 1991 का यानी कि 1991 का पूजा स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रोड़ा नहीं बनेगा? फैसला सीधे सबूतों पर होगा। इस मामले में 1968 के उस समझौते को मुस्लिम पक्ष अपना आधार बनाता है, जिसमें कृष्ण सेवा संघ नाम के संगठन ने ईदगाह मस्जिद के दावे को स्वीकार कर लिया था। लेकिन सवाल तो यही है कि जब ये समझौता हिंदू पक्ष को स्वीकार नहीं, जब हिंदू पक्ष औरंगजेब के समय के अत्याचारों के सबूत रख रहा है, जब कोर्ट से सर्वे का आदेश हो चुका है, तब क्या मुस्लिम पक्ष 1968 के समझौते के दम पर केस मजबूत रख सकेगा? ज्ञानवापी के बाद मथुरा पहले सर्वे होगा, फिर क्या होगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। मथुरा मामले में अब मैं सबूतों के 3 पन्ने आपके सामने रख रही हूं। ये पन्ने मेरे हाथ में हैं और इसमें मैं पहला शब्द खसरा, खतौनी और खेवट का जिक्र करूंगी। ये लैंड रिकॉर्ड्स में उर्दू फारसी के शब्द हैं जिनके मायने आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे अभी चल रहे हैं। हिंदू पक्ष के दावों के मुताबिक ये है सबूत का पहला पन्ना। ये साल 1395 का सबूत है और इसमें चकलंबी नक्शा बना हुआ है। इस नक्शे में खसरा नंबर 825 दर्ज है, जो यहां पर दर्ज है। यहीं पर विवादित शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। अब आप देखिए, साल 1424 का खेवट नंबर 255 और ये खेवट नंबर 255 यहां दर्ज है। इसमें देखिए, यहां 255 नंबर और ये खेवट। अब आपने 1395 के चकबंदी के नक्शे में खसरा नंबर 825 देखा, वहां कहीं ईदगाह या मस्जिद का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। यहां पर सिर्फ ये मार्क किया है और यहां पर लिखा है मथुरा बंगार, जिला मथुरा, और यहां पर ये 825 का जो आपने खसरा देखा है, इसमें मस्जिद का जिक्र है ही नहीं। हिंदू पक्ष के दावों के मुताबिक सबूत का दूसरा पन्ना है जिसमें 1424 की खतौनी है। इस खतौनी में खेवट नंबर 255 मैंने आपको दिखाया और इसमें ये 255 का जो खतौनी है, इसमें मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर है और यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्ज किया हुआ है और ये 255 खतौनी का नंबर है। यानी आप सबूतों के पहले और दूसरे पन्नों को कंटिन्यूएशन में देखें तो विवादित स्थल पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक नजर आता है। मैं फिर साफ कर दूं कि ये हिंदू पक्ष के दावे हैं जिन पर कोर्ट में मुहर लगानी अभी बाकी है। हिंदू पक्ष के दावों के मुताबिक सबूतों का एक तीसरा पन्ना भी है 1970 के नगर निगम टैक्स की रसीद।
ये नगर निगम के टैक्स की रसीद है, यहां टैक्स जमा किया है। जमा किसने किया? ये है कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। दावे के मुताबिक 1968 के समझौते के बाद भी विवादित स्थल का टैक्स श्री कृष्ण जन्मभूमि समिति ने दिया है। इन सबूतों के आधार पर हिंदू पक्ष अपने केस को मजबूत बता रहा है। सुनिए श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ का ये बयान। कि कोई एक कथित समझौता हुआ 1968 में। एक हर ट्रस्ट में होता है कि अपना जो लोकल मैनेजमेंट के लिए कमेटी बना दी जाती है। इवन सही बात है, कमेटी ने समझौता कोई नहीं किया, एक व्यक्ति ने समझौता किया। हर मुकदमे में ये हुआ ईदगाह समेत संपूर्ण परिसर का मालिक पटनी पलपारे या जो पीछे से लोग आए हैं। आज की स्थिति वही है। 2.5 जो वो कहते हैं कि वो ये कहा उनने, लेकिन जिसने समझौता किया उसको राइट नहीं, जिसको अधिकार ही नहीं तो वो समझौता अपने आप ही खारिज हो जाता है। मैं लोगों से कहता हूँ मुझसे आप जो अभी चाहेंगे अपने घर की रजिस्ट्री करा लो। लेकिन जब आप मालिक ही नहीं है तो कैसे? खसरा खेवट का तो नहीं नाम चढ़ गया होता। कहीं भी मालिक के खाने में किसी का नाम नहीं, कृष्ण ट्रस्ट के अलावा किसी का नाम नहीं। दूसरा, पूरे परिसर का टैक्स पे भी कृष्ण ट्रस्ट कर रहा है आज की तारीख में भी। मथुरा पर सर्वे के आदेश को नहीं रोकने का फैसला देश की सबसे ऊंची अदालत का है। मैं मानती हूं कि कोर्ट ने जरूर लीगल मेरिट देखी होगी और उसके बाद सर्वे कराने का फैसला किया होगा। लेकिन एक और असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन्हें 1968 के उसी समझौते को जो कोर्ट में है उसको मसले का हल हो चुका मान रहे हैं। साथ ही ये दावा कर रहे हैं कि इससे संघ परिवार का दुस्साहस बढ़ेगा। तो दूसरी ओर अरशद मदनी जैसे मुस्लिम नेता हैं जो मुसलमानों के नाम पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। सुनिए उनका ये बयान। फिरक़ापरस्त ज़हनियत है जो मुसलमान को जीने का हक नहीं देती है, हम इसके खिलाफ हैं। ये अनजान लोग हैं, जानते नहीं हैं, ये बिल्कुल बेपढ़े लिखे लोग हैं। इन्हें इस्लाम को पढ़ना चाहिए। इस्लाम का उसूल है कि किसी दूसरी जगह को उजाड़ कर किसी दूसरी जगह इस्लाम की मस्जिद नहीं बन सकती। अगर बनेगी तो वो मस्जिद नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारा दावा है कि जितनी मस्जिदों के बारे में ये कहते हैं उनमें कोई दावा अपनी जगह पर सही नहीं है। बाबरी मस्जिद के बारे में भी सही नहीं था। सर्वे से क्या होता है? मैंने अपना घर बना रखा है, क्यों मैं दूसरे को दूं? तो आज सवाल पब्लिक का, क्या मथुरा सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर से हिंदू पक्ष का दावा क्या मजबूत हुआ है? क्या ओवैसी और मदनी जैसे नेता कोर्ट में रखे जा रहे सबूतों से भाग रहे हैं? क्या कृष्ण जन्मभूमि का मसला राम जन्मभूमि की तरह सॉल्व होने की राह पर है? क्या 1991 के पूजा स्थल कानून यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का रोड़ा मथुरा विवाद के बीच में नहीं आएगा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस मुद्दे से जुड़े दो पक्ष। विष्णु जैन वकील हैं हिंदू पक्ष के, और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वारिस पठान, प्रवक्ता और सीनियर लीडर हैं AIMIM के। और अब बढ़ते हैं फायर राउंड के सवालों की तरफ, क्योंकि आज की डिबेट को मैंने 5 फायर राउंड बनाए हैं जिसमें दोनों पक्ष रखे जाएंगे। और फैसला तो खैर कोर्ट करेगी, लेकिन आज फैसला जनता करेगी, क्योंकि ये सवाल पब्लिक का है। सत्यमेव जयते, फिर सर्वे से क्यों डरते हैं? वारिस पठान जी, आज सबसे पहला सवाल पब्लिक यही पूछ रही है, सच से इतना आपको भागने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर सर्वे होता है तो सच पर ही कहीं ना कहीं रोशनी पड़ेगी। इस सच से क्या डर है? नहीं, हम सच से नहीं डरते। हमको डर है धोखे से। जो धोखा हुआ हमारे साथ बाबरी मस्जिद के वक्त, उसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था, एफिडेविट फाइल किया गया था, लेकिन हमने देश दुनिया ने देखा
कि 6 दिसंबर 1992 के दिन किस तरह से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम तो डेमोक्रेसी के अंदर काला दिवस मनाते हैं उसको, कि उस दिन ऐसा कर दिया हमारे साथ। पहले कांग्रेस के राज में बोला ताला खोल दिया गया, उसके बाद पता चला आधी रात को वहां पे मूर्तियां प्रकट हो गई और फिर ये कांड हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि अब देश किसी की आस्था पे न चले, ना आपकी ना हमारी। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, और संविधान ये है कि जो पार्लियामेंट में कानून बनाया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वो आज भी लागू है, वो ओवररूल नहीं हुआ है। उस कानून के हिसाब से ये साफ दिखाता है कि जो भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट जो है 15 अगस्त 1947 के पहले के, उसका आप नेचर और उसका कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह की फिर बात में ये डालने का क्या मकसद आता है? सिर्फ आपको नफरत फैलाना है। ये तो सिर्फ मुसलमानों की जो चीजें आपको हथियाना है और देश के अंदर नफरत अराजकता फैलाना है। इसकी मैं आपको बताऊंगा, जो कृष्ण जन्मभूमि जिसकी आप बात कर रहे हो, शाही ईदगाह मॉस्क की जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, 1968 में एक सेटलमेंट का एग्रीमेंट हुआ था। 1968 के सवाल पर आऊंगी वारिस पठान जी, मैं 1968 के सवाल पर आऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि सच से परहेज क्यों है? नहीं, मैं मेरे वो सवाल है, मैं उन सवालों पर छोटी बात नहीं कहूंगी, आपको समय दूंगी ताकि पूरा मुद्दा डिस्कस हो। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं, सच से क्यों परहेज हो रहा है? और आप संविधान की बात कर रहे हैं, तो मैं विष्णु जैन जी से पूछना चाहती हूं, क्या कोर्ट को संज्ञान नहीं है कि 1991 का एक लॉ है? और क्या कोर्ट में अगर सारा मामला है तो यह कहा जा सकता है कि देश संविधान से चल ही नहीं रहा, आप किसी तरह का बुलडोजर चला रहे हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे वारिस भाई को, अगर आप खुद भी वकील हैं, अगर आप इस केस की लीगल हिस्ट्री को एनालाइज करेंगे, 25 सितंबर 2020 को मथुरा के सिविल कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था, और एक लंबी 3 साल की लीगल लड़ाई के बाद, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट को भी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीते, वक्फ एक्ट के आर्गुमेंट को भी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जीते। वारिस भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है दैट कोर्ट्स आर अनअवेयर अबाउट द आर्गुमेंट ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट। उनको इस आर्गुमेंट के बारे में पता है, और कोर्ट्स ने फाइंडिंग दिए, रूलिंग दिए कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ज्ञान व्यापी के केस में भी 2 जजमेंट्स और राइट टिल सुप्रीम कोर्ट का भी यही व्यू रहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की इजाजत देता है। अब अगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मैं आज कोई मस्जिद तोड़ के वहां पे मंदिर तामील कर दूं और कहूं वारिस भाई उसके बारे में बात नहीं कर सकते हैं? नहीं, पर एक बात तो है कि डर और धोखे से उनको लगता है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था, आप इस मुद्दे को करिए, मेरिट्स ऑफ द केस पर अभी जाएंगे, लेकिन धोखा कहीं ना कहीं हुआ तो है। बाबरी मस्जिद को ढाया तो गया था। नहीं, ऐसा गलत बात है, कोई धोखा नहीं हुआ था। जो बाबरी मस्जिद थी वो वहां पे ऑलरेडी हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था, और वो हम सारे हिंदुओं के लिए शौर्य दिवस है, गर्व का दिन है, जहां पे हमने भगवान राम का जो मूल स्थान था उसको वापस स्थापित करने का काम किया है। और 22 जनवरी को आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि वहां पे भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो जो ये कहते हैं मस्जिद है, मैं कहना चाहता हूं मस्जिद नहीं महाजिद है। 1528 में एक आक्रमणकारी बाबर वहां से चला था, जिसने कसम खाई थी कि आज मैं जैसे शराब के प्याले तोड़ रहा हूं नाविका जी, उसी तरह से मैं मूर्ति पूजकों की मूर्तियां तोड़ूंगा। हिंदुओं के सर के पिलर काट के सर के पिलर बना दिए गए थे, और उस कसम के साथ अयोध्या में आके हमारी राम मंदिर का विध्वंस किया था। वैसे ही बर्बरता हमने औरंगजेब की देखी है मथुरा के केस में और ज्ञान व्यापी के केस में, जहां पे यह फरमान दिया गया कि जाओ जाके मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ दो, और जितनी बड़ी और छोटी मूर्तियां हैं आगरा की मस्जिद के नीचे सीढ़ियों के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाए। आज मैं वारिस भाई से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस संवैधानिक इंडिया में एक इस देश के नागरिक होने के नाते मुझे ये हक भी नहीं बनता है कि मैं लीगली अपने सवाल पूछ सकूं और ये बात कोर्ट के माध्यम से, एविडेंस के माध्यम से सेटल कर सकूं? ये कौन सा डोमिनेशन है? और अगर इसके बात की जाती तो आप कहते धोखा हो गया। किस तरह का धोखा सर? वारिस पठान जी, विवादित ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक व्यू लिया है, और वो व्यू अपनी जगह कायम है। लेकिन अगर विष्णु जैन जी कहते हैं कि एक नागरिक होने के नाते उन्हें कोर्ट के पास जाने का एक हक है, आप उनसे यह हक संविधान के तहत कैसे छीन सकते हैं? नहीं, सबको अधिकार है कोर्ट में जाने का। मैंने ये कब कहा कि कोर्ट में आप नहीं जा सकते, लेकिन एक जो चीज सेटल हो गई है उसको वापिस आपको रेक्ट क्यों करना है? अभी विष्णु जैन ने कहा कि पहले मंदिर था,
सुनिए सर, सुनिए। पहले इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के टाइम भी वहां पे मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया। अरे सर, सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली कहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ एविडेंस ही नहीं है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 के तहत ये ऑर्डर पास किया। अगर सोचिए, जिस दिन हमारी मस्जिद अगर वहां पे होती तो क्या ऑर्डर होता सुप्रीम कोर्ट का? क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अलग होता? नहीं होता। नहीं विष्णु जी, आप सुनो यार, आप बोल रहे थे तो मैं तो खामोशी से सुन रहा था ना। विष्णु भाई, अब सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलता। आप बीच में बोलेंगे तो कैसा चलेगा? मैं भी बीच में बोलूंगा, आप भी बोलेंगे तो दर्शक तो नाराज हो जाएगा ना। आप तो लॉयर है, जरा सुनिए। सुनिए नाविका जी, मैं ये बोल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी ये कहा था कि यहां पर हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। यूनानिमस डिसीजन था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत ये ऑर्डर पास कर दिया। हमको उस वक्त भी जब 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था तब भी था कि ये लोग निकालेंगे। तो बताइए मुझे विष्णु भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो बना, पार्लियामेंट के अंदर कानून बना, किस लिए बना था? उसका इंटेंशन क्या था? क्या उसके इंटेंशन को आप खत्म नहीं कर रहे हो? आप क्या आप सर्वे करके दिखाना चाहते हो? चलिए, आपने 1991 की बात कही, आपने 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं कह दूं कि बाबरी मस्जिद, जिसे आप कहते हैं, जिसे विवादित ढांचा कहा था, वहां अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और 22 जनवरी को राम मंदिर बन जाएगा और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो चैप्टर अब खत्म हो गया। वारिस पठान जी, मैं अब दूसरे सवाल पे जाती हूं, जो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का, जब एक वंश मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद। यस, हमारे लिए भी यही लॉ है कि वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक रहती है। और सुप्रीम कोर्ट ने 106 पढ़िए, जिसमें डेटीज के राइट लिखे हुए हैं। भाई, अगर आपका नियम है कि मैं मानती हूं, तो हमारा भी नियम है। मैं मानती हूं आपका एक पेटिशन है, आपका एक पेटिशन है, विष्णु भाई का एक अलग पेटिशन है, और इस पर फैसला सिर्फ कोर्ट कर सकती है। संविधान में ऐसे ही हो सकता है, ये मैं मानती हूं। और 9 तारीख को फैसला होना है, जनवरी में सुनवाई डाल दिया लोगों ने। लेकिन आज तो स्टे नहीं हुआ, इसीलिए जनवरी को जो मेन कंटेंशन है उसे 1968 यानी 1968 के समझौते पर सवाल सबसे ज्यादा उठाया जाता है। अब मैं 1968 के समझौते पर सवाल पूछना चाहती हूं वारिस पठान जी। वारिस पठान जी, 1968 का समझौता हुआ था, इसके बाद मामला खत्म, ऐसा कहा जा रहा है आपके पक्ष के द्वारा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि जब इसको कॉन्टेस्ट किया गया, टैक्स की रसीद दिखाई गई और यह बताया गया कि वो जो अग्रीमेंट था वो था बिटवीन कृष्ण सेवा संघ और जो एक्चुअल ओनर है वो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है। तो कोई और जो वहां पर है वो एक ऐसा समझौता करने के स्टेज पर है या नहीं है, उसको ये राइट है कि नहीं वो समझौता कर पाए, कोई अग्रीमेंट कर पाए, इस पर बहस छिड़ी हुई है। इस पर आपका क्या व्यू है? मैं आपको एग्जांपल दूंगा नाविका जी, बुरा नहीं मानना, आपका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। आप आज टाइम्स नाउ नव भारत की चीफ एडिटर है। आज आपने और सामने किसी के साथ आपने एक सेटलमेंट का एग्रीमेंट कर दिया, कोर्ट के द्वारा एग्रीमेंट हो गया, फाइनल हो गया कि भाई ये आपका, ये हमारा। उसके बाद अगर 20 बरस बाद कोई टाइम्स नाउ की नई एंकर आती है, एडिटर आती है, वो बोले कि नहीं, नाविका कुमार ने जो किया था वो उनका था, हमारा अलग होगा, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? और कोर्ट के जरिए हुआ है नाविका जी। ये लोग आज झूठ फैला रहे हैं, ये चाहते हैं कि नहीं वो जो एग्रीमेंट था वही खारिज हो जाए, नहीं होगा, कोर्ट से हुआ है, यानी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर रहे हैं। आपने 68 से आज हम आ गए, 50 साल ऊपर हो गए, क्या किया आपने नाविका जी? इन लोगों ने कुछ नहीं। ये सच क्यों नहीं मानते? सवाल आपका जो था ना, सच को मानना चाहिए, सच मानिए। किसी ने मंदिर तोड़ नहीं बनाया। मैं इतना आपको साफ कर दूं, मैं अगर एडिटर इन चीफ हूं, मैं अगर एडिटर इन चीफ हूं, जोर के ऊपर काम किया है। वारिस पठान जी, जब संविधान नहीं था, आज संविधान है। जब संविधान नहीं था, संविधान है नाविका जी। वारिस पठान जी, उसी तरह आज के रूल्स के हिसाब से मैं एडिटोरियल डिसीजन ले सकती हूं। मैं ये डिसीजन ले सकती हूं कि इस चैनल पे कौन सी खबर चलेगी, उस पर लाइन क्या चलेगी, लेकिन मैं ये बिल्डिंग नहीं बेच सकती क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं बिल्डिंग की ओनर नहीं हूं,
मेरा टाइटल है एडिटर इन चीफ खबरों के लिए, बिल्डिंग बेचने के लिए नहीं। मैं तो कम से कम अपने बारे में इतना ही कहूंगी। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वारिस पठान जी 1968 का, इस पर आपका क्या जवाब? कोर्ट के जरिए हुआ दे ना। दीजिए वारिस भाई, मैंने आपको सुना, मेरी बात जरा सुन लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको हिस्ट्री बताना चाहता हूं, अभी आप क्लियर हो मेरे को जाएगा। बोलने नहीं दे रहे हो, फिर मैं आपको समय देते रहूं विष्णु भाई, तो अच्छी बात नहीं, है ठीक ना। है, अब दोनों मैं आप बीच में बोलेंगे तो अच्छा मजा बोल नहीं लीजिए, आता। फिर आप मैं जरा बोल मेरा हो जाने देते, फिर आप बोलते तो अच्छा भी लगता। अच्छा आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरी बात हो गई, अभी आप बोलिए जरा, फिर मैं आपको जवाब देखिए मैं हिस्ट्री बता देता हूं। 1618 में राजा 1968 का जो सेटलमेंट हुआ है ना, सर मैं समझा रहा हूं, एक मिनट मेरे को अपनी बात डालिए। रख लेने दीजिए। हमारे हिसाब से सेटलमेंट फाइनल हो गया है, ठीक। इस वक्त ये इशू उठाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ठीक वैसे तो वर्षी में आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। क्यों उठाया जा रहा है इशू को? मेरे दो सवाल आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं। 1618 में राजा बीर सिंह बुंदेला ने इस मंदिर को 33 लाख रुपए की कॉस्ट से बनवाया था। उससे पहले भी ये मंदिर काफी बार तोड़ा जा चुका है। 1670 में औरंगजेब का फरमान आता है कि जाओ जाके मथुरा की शाही ईदगाह, मथुरा में जो मंदिर है उसको तोड़ दो, और वहां पे बड़ी और छोटी मूर्तियां आगरा की मस्जिद के नीचे दबा दी गई कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाए। 1770 में बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ, जिसमें मराठाओं ने उस जगह को जीता। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने पूरे एरिया को अपने कब्जे में लिया। 1815 में नाविका जी एक ऑक्शन हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, और उस ऑक्शन में 13.37 एकड़ जमीन, जो पूरे सनातनियों के लिए पूर्ण भूमि है, पूज्य भूमि है, उस ऑक्शन को राजा पट्टीमल ने बनारस के ऑक्शन परचेज में खरीदा। उसके बाद राजा पट्टीमल के वारिसों ने 1944 में ये पूरी जमीन पंडित मदन मोहन मालवीय को 13,400 रुपए में दी, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय की मंशा थी कि वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सके। 1951 में एक संगठन बना जिसका नाम था श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने कोई समझौता नहीं किया। एक संगठन बनाया गया श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ 1958 में, और जानती हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने क्या केस दायर किया 1964 में, कि इस भगवान की संपत्ति में कुछ हिस्से में मस्जिद पक्ष के लोग घुस आए हैं, यहां पे अवैध मस्जिद बना रहे हैं, इनको रोका जाए, और उसमें उन्होंने समझौता कर लिया। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल विष्णु, अच्छा एक सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दे। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा सवाल का जवाब दे दो विष्णु भाई, ओनर ऑफ द प्रेम से, श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रेम से एक सवाल का जवाब मेरे दे दो। पहली बात, वारिस भाई खुद भी लॉयर है, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं हजारों जजमेंट है जिसमें बात होल्ड की गई है कि फ्रॉड एंड ट्रैवल्स एवरीथिंग, अगर कोई चीज फ्रॉड से ऑब्टेन की गई या अचीव की गई है तो उसको भी कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। और एक बात कहना चाहता हूं, राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देवता के इंटरेस्ट के खिलाफ, देवता की संपत्ति के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता है, इसीलिए वो समझौता अवैध है, इलीगल है, जिसको हमने कोर्ट में। चलिए वारिस पठान का सवाल है, वो कह रहे हैं 1968 का जो अग्रीमेंट है वो फ्रॉड है। 10 सेकंड ओके, रिस्पॉन्ड, फ्रॉड अग्रीमेंट पर रिस्पॉन्ड करिए। ये फ्रॉड था, 50 साल के बाद इनको याद आया, 50 साल के बाद इनको याद आया वही बात तो आपको बताई कि सुप्रीम कोर्ट इजाजत देता है भाई कि फ्रॉड को कभी भी चैलेंज किया जा सकता है जब उजागर हो। विष्णु भाई, तो फ्रॉड उजागर हुआ 25 सितंबर 2020 को। 1670 में ये हुआ, सुनिए, अच्छा 50 साल के बाद फ्रॉड उजागर हुआ, हमको मालूम है कि उजागर हुआ, 24 के इलेक्शन को देखते हुए उजागर हुआ है। सुनिए मेरी बात, अभी आपने इतनी सारी बातें बताई, 1670 में ये हो गया, 1815 में ये हो गया, 1770 में ये हो गया, तो आपको क्या लगता है कि पार्लियामेंट में हमारे जो एमपी बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में कानून बनाते हैं, क्या उनको ये सारी चीजें पता नहीं थी? क्या वो बेवकूफ है क्या? अरे कानून बनाए ये सब चीज को, तो आपको क्या लगता है जो कोर्ट ऑर्डर दे रही है, कोर्ट को इसके बारे में क्या संज्ञान नहीं है? कोर्ट को इन सारे बातों के बारे में संज्ञान है वारिस जी, और कृपया करके 12 सितंबर 2022 का ऑर्डर देखें, 31 मई 2023 का ऑर्डर देखें, सुप्रीम कोर्ट की आप हियरिंग के ऑब्जर्वेशंस देखें। सुप्रीम कोर्ट आपने सिर्फ एक कानून को अपना फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस बना लिया नाविका जी, क्योंकि नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे सर्वे हो। और जिस तरह से जब ज्ञान काफी में सर्वे हुआ था, कटी हुई मूर्तियां मिली थी, बाजू टैंक के अंदर शिवलिंग मिला था, वेस्टर्न वॉल ने चीख चीख के कहा था कि ये हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, 3 गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर मिले थे। उसी तरह से जब शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा, पूरा सच सामने उभर के सामने आएगा। और यही इनकी दिक्कत है, ये नहीं चाहते सर्वे हो और यहीं पे आवाज दबा दी जाए, और आवाज दबेगी नहीं। सर्वे होगा, आगे क्या होगा, क्या सर, ये सारा मुद्दा कोर्ट में तय होगा। तो वारिस पठान जी,
वारिस पठान जी आप पूरा डिबेट हार गए, आप चैनल के अच्छी बाहर बात गए है। और कोर्ट में भी अगर बैठ आप भी जाएंगे। यहाँ पे जज वारिस ज्यूरी और पठान जी, एग्जीक्यूटर हैं, जो भी होगा, जो भी होगा, वो कोर्ट में, आपको बधाई हो। वो जो भी होगा वो कोर्ट में होगा, कोर्ट की इजाजत के बिना तो Thank कुछ you, भी नहीं thank you, होगा। thank you। जी आपको बिल्कुल। बहुत बधाई। तो Thank you। कोर्ट ने इस वक्त कहा है कि सर्वे पर कोई रोक नहीं है। अब मैं मुद्दे पर आती हूं। वारिस पठान जी, जब आप इतने तहश में आ जाते हैं तो मुझे कहना पड़ता है कि भैया कोर्ट से ही फैसला आया है, आप सुप्रीम कोर्ट गए, अभी स्टे लगा नहीं है, आगे लग जाए कोई कह नहीं सकता, लेकिन अभी लगा नहीं है, तो आप इतनी तहश में मत आए। तो मैं तीसरे सवाल पर चलती हूं, और यह आपका फेवरेट सवाल है कि मथुरा पर भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का क्या रोल रहेगा? क्या ये इस सारे मुद्दे को अटकाएगा, भटकाएगा या नहीं? अब इस पर पहले विष्णु जैन से पूछती हूं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आप क्यों कहते हैं कि इज नॉट एप्लीकेबल? बड़ा अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, उसको बड़े सरल भाषा में समझा देता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कट ऑफ डेट क्या मेंशन्ड है? 15 अगस्त अरे सरल में आप 19। कहां सर समझा अब रहे हो, देखिए, आप गोल घुमा रहे हो, मैंने जवाब भी आपको नहीं दे सुनाया, रहे, मेरी एक बात का। सुन लीजिए, मैंने आप आपके बीच में जवाब तो इंटरफेयर पहले नहीं मेरी किया। बात का सुन मैं सवाल करता मेरी हूं, बात जवाब सुन नहीं देते हो, उसकी वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो कट ऑफ डेट मेंशन्ड है वो है 15 अगस्त 1947। और जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने 1964 में केस फाइल किया, ये कहते हुए कि भगवान की संपत्ति में कुछ लोग घुस आए हैं और वहां पे मस्जिद निर्माण कर रहे हैं। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किसने किया? सेक्शन 3 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन इन्होंने किया है। आप कैसे प्रिज्यूम कर रहे हो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपके फेवर में अप्लाई होता है? अरे भाई, लॉ जो अप्लाई होता है फैक्ट्स के आधार पर अप्लाई होता है। 1964 में जो श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने केस दायर किया था उसमें लिखा कि मस्जिद तामील हो रही है, इसको रोका जाए। तो मतलब मस्जिद तामील कब हो रही थी? 15 अगस्त 1947 के बाद जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कट ऑफ डेट है, इसलिए यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में अप्लाई होता है और आपने सेक्शन 3 का वायलेशन किया है। वारिस पठान जी जवाब दीजिए। जैसे कि ज्ञान व्यापी में किया था। ये सरासर झूठ बात है, सरासर झूठ बात है। देखिए नविका जी, पहले तो ये जो ऑर्डर हुआ है सर्वे का, इसका मैं कोर्ट का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आया उसका मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं इस जजमेंट से, जो मुझे अधिकार है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। बात रहा सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल एज स्टेटेड बाय एक्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस JS वर्मा। हम देख चुके हैं क्या हो रहा है। आज प्रेजेंट पोजीशन ये है कि इस तरह की डिस्प्यूट ना हो मस्जिद या किसी भी मॉन्यूमेंट के लिए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 आया था। ये उसको क्यों नहीं मानते? सारी चीजें जो बता रहे हैं विष्णु भाई यहां पर बैठ के, ये सारी चीज कंसीडर कर ली गई थी पार्लियामेंट में उस समय। सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद ये पास हुआ पार्लियामेंट से, जो आज तक इस वक्त तक एग्जिस्टेंस में है, वो ओवररूल नहीं हुआ है। तो आपको हमको सबको संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। तो फिर मगर ये आप आस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं संविधान, हमारी आस्था है। लेकिन तो वारिस पठान जी, संविधान का इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? आपने कहा संविधान, आपने कहा संविधान, इस देश के कोर्ट संविधान का इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो लॉज बने उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं ना। आप तो मानते हैं ना सब जुडाइज कोर्ट है ना? इसीलिए है ना इस देश में। ट्रायल कोर्ट में सब जुडाइज मैटर है। नहीं तो सुनिए, अभी ट्रायल तो कोर्ट में अगर सब्जुडिस मैटर है, सब्जुडिस इसीलिए है, मैं आप नहीं जाके कह हायर कोर्ट के रही, पास मैं ऑर्डर नहीं लेके आ कह रही जाएंगे। कि वहां आपको मंदिर मालूम है बनेगा जनवरी 9 को नहीं argument है। बनेगा, क्या आपको होगा, पता मैं है इस 9 पर जनवरी कोई को टिप्पणी argument नहीं है। कर रही। पर अगर आप मानते हैं कि पार्लियामेंट लॉ बनाता उस है पे नहीं जा रहे। और अगर कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करता है, तो आप कोर्ट को इजाजत क्यों नहीं देते कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है कि नहीं? इस केस पे कोर्ट तय करेगी कि आप तय करेंगे? कोर्ट ने जनवरी 9 को हियरिंग के लिए रखा था। जनवरी 9 के पहले क्या जरूरत थी जाके लोगों को इस तरह का ऑर्डर? 2024 के पहले पोलराइज करना चाहते हैं ये लोग, मुसलमानों के खिलाफ इन लोग को ये सब करना है। तो आप कह रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट आ गई है। नहीं, आप बहुत संगीन चार्ज लगा रहे हैं। इट्स अ सीरियस मैटर वारिस पठान जी, सीरियस मैटर। आर यू सेइंग इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पॉलिटिकल रीजन से ये ऑर्डर दिया है? आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? I don't say that. You are I saying that? don't say that. I say
I don't say that. I say I respectfully disagree with the order passed by the Allahabad High Court for survey. And I quoted Justice J.S. Verma, the ex-Chief Justice of the Honorable Supreme Court, where he clearly mentioned Supreme Court is supreme but not infallible. I go by that. But they are committing contempt. ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे जो 1968 में कोर्ट के आदेश हो चुका है, मैटर सेटल हो चुका है, मगर ये उस सेटलमेंट को नहीं मानते, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उनको जाना चाहिए तो सेटलमेंट के ऑर्डर के आगे ये जा रहे सर्वे के लिए, सर्वे क्यों करा रहे हैं? क्या चाहते हो आप सर्वे करा के फिर वो आप बोलेंगे सर्वे के बाद बंद कर दो, यहाँ पे वसूल नहीं कर सकते, यहाँ पे ये सेम रिएक्शन था बाय द वे, ये सेम रिएक्शन था जब राम जन्मभूमि केस भी आया था और उसका वर्डिक्ट आया था, तब भी यही लाइन थी आपकी वारिस पठान जी, नए डायलॉग की जरूरत है, स्क्रिप्ट राइटर बदल दीजिए। इनकी बात में कितना बड़ा विरोधाभास है। आपको ये सारे लोगों को ये लीगल हिस्ट्री पता है कि 12 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो शिवलिंग मिला था उसके एएसआई सर्वे को ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को उस ऑर्डर पे स्टे लगा दिया। क्या आपने किसी भी हिंदू पक्ष को सुना कि उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल? तब ये कहां पे थे? आपको पता है नाविका जी, 3 साल तक 45 हियरिंग्स मैं और मेरी लीगल टीम मथुरा कोर्ट भागी और इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे ले रखा था 1.5 साल तक। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट इनफेलिबल नहीं थी, पर जब आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये ऑर्डर पास किया है तो वारिस भाई कह रहे हैं कि अब चुनाव आ रहा है तो आप पोलराइज कर रहे हैं। वारिस भाई प्लीज जरा आप लॉयर हैं, इस केस की लीगल हिस्ट्री देख लीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपके वकील अपीयर हुए, उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 पेज का ऑर्डर दिखाया है, उसके बाद ये आदेश पारित किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इज लीगली ड्यूटी बाउंड टू इसका ट्रायल करने के लिए। और नाविका जी मैं पूछना चाहता हूं, जब जहांगीरपुरी में डिमोलिशन हो रहा था और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था डिमोलिशन, देन सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट इनफेलिबल। जब इन्होंने राम मंदिर का केस अभी कोर्ट किया और राम मंदिर के केस में ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिला, तब सुप्रीम कोर्ट इनफेलिबल नहीं था। 5 एकड़ ऑल्टरनेट ये नेचुरल विष्णु जैन जी ये बहुत नेचुरल रिएक्शन है। जिसके पक्ष में होता है कोई भी वर्डिक्ट वो गदगद होता है, जिसके पक्ष के खिलाफ होता है वो कहता है कि भाई हम डिसएग्री करते हैं और हम और सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल। लेकिन ये बात तो जवाब दीजिए वारिस पठान जी, ब्रेक लगाइए और इस सवाल का जवाब दीजिए। बहुत संगीन सवाल है क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन पर इतना विश्वास रखते हैं। 1.5 साल जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे दे के रखा था आपको, तब तो कोई इनफैलिबल कोई डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं हो रही थी। तब तो कोई आपने नहीं कहा कि अरे भाई अभी क्यों स्टे लगा दिया इन्होंने, अभी रिजॉल्व कर दें इस मैटर को ताकि 24 में कोई फायदा ना उठा सके इस बात का। तब आपको सूट कर रहा था, आप तालियां बजा रहे थे। आज आपको सूट नहीं कर रहा तो आप सबको बुरा भला कह रहे हैं। नहीं, बात मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा हूं। उसी संविधान का जिसने आपने जिक्र किया, मैं उस संविधान को मानता हूं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया। उसी संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि अगर मैं कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हूं तो मेरे पास हायर कोर्ट है, अपील में जाने के लिए, रिवीजन में जाने के लिए मैं जा सकता हूं। अगर मैं जब वहां जा सकता हूं तो मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं, इसीलिए जा सकता हूं ना। तो कोर्ट ने तो मुझे अधिकार दिया, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपना जो राय है वो रख सकता हूं। यही तो देश की ब्यूटी है, यही तो देश के संविधान की खूबसूरती है। ये लोग नहीं मानते। ये हक सिर्फ आपको थोड़ी दिया है, ये हक सिर्फ आपको थोड़ी दिया है। हमारे यहाँ बहुत माननीय एडवोकेट विष्णु जैन जी है, उनको भी सेम टू सेम अधिकार दिया है। आप आज सुप्रीम कोर्ट गए, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए, लेकिन आपका तो विष्णु जैन जी अब आप जवाब देखिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको याद होगा नाविका जी, जब सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की हियरिंग हो रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता ऑनरेबल जजेस का, एक 5 फ्यूचर चीफ जस्टिस की बेंच गठित हुई थी और बोला गया कोर्ट से कि आप ये केस मत सुनिए, और उसके बाद एक ऑनरेबल जज को रेक्यूज करना पड़ा। राम मंदिर की हियरिंग में राम मंदिर का नक्शा फाड़ा था किसने कोर्ट के पटल पे, ये बताया जा मुझे जरा वारिस भाई द्वारा।
और मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपको, आप कृष्ण जन्मभूमि के केस में हमने तो बहुत सारे फैक्ट और डॉक्यूमेंट बताए, नाविका जी इनसे जरा पूछ लीजिए इनके पास क्या एविडेंस है सिवाय ये कहने, क्या वफ डीड है क्या? वारिस भाई आपसे सवाल पूछ रहा हूं, शाही ईदगाह मस्जिद की वफ डीड कहां है? शाही ईदगाह मस्जिद की वफ डीड कहां है? क्योंकि वारिस भाई लॉ जानते हैं, किसी भी मस्जिद के लिए जरूरी है कि वो एक वैलिड वफ हो, और यहाँ पे कोई वफ डीड नहीं की गई है। आपको पता है नाविका जी, इतनी बड़ी एक मतलब जिसे कहते हैं विडंबना है कि आप एक समाज को रोक रहे हो कोर्ट जाने से, और वक्फ एक्ट 1995 के तहत आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हो। डू यू नो फॉर दैट फैक्ट? इलाहाबाद हाईकोर्ट की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था, और इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। यही भाई साहब जो यहाँ पे बात कर रहे हैं इनफैलिबल की, इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से इन्होंने टकराव किया, और किस मस्जिद पे? इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर मस्जिद बना दी थी उस जमीन पर जिसकी लीज एक्सपायर हो गई थी, और जब लीज एक्सपायर हो गई 2017 में तो उसको वक्फ घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपने क्या किया, हाईकोर्ट की जमीन को आपने वक्फ घोषित कर दिया। तो उसी तरह से मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को वक्फ घोषित कर रहे हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। चलिए, इट्स अ केस ऑफ इल्लीगल इंक्रोचमेंट। उत्तेजित किसी को भी नहीं होना चाहिए। सुनिए, वारिस सुनिए, पठान, नमिता जी, अब मैं बोल रहा हूं। वारिस नमिता जी, जरा पठान जी, silent चलिए सुनिए, चलिए नमिता 30 जी। सेकंड का वक्त दें। सुनिए आपके सवाल के पहले जी देखिए नाविका जी, मैंने विष्णु जैन की दुखती रक्त पे हाथ रख दिया, इसलिए इतना तिलमिला गए, इनको समझ में आ गया कि विष्णु जैन के उनकी पार्टी के जितने भी आर्गुमेंट है सब खोखले, सब जीरो है, उसमें कोई तर्क नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इनको पता चला वक्फ डीड नहीं है। ऐसा नहीं विष्णु, मैं बोलने दो, इनको पता चला वक्फ डीड 1995 का कब है, 2000 अभी 1968 से इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे। 1968 से विष्णु जैन और सब लोग सो रहे थे, और इनको पता था 2024 के चुनाव के पहले आप मुझे निकालेंगे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएंगे, और उसके बाद मोदी को फायदा पहुंचाएंगे। ये कुछ नफरती चलिए अगर आपको राजनीति पर इतना ज्यादा भरोसा है, तो मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आ रही हूँ उस सवाल पर। केस यहाँ भी आ रहे हो, कोर्ट में भी आ रहे हो, आपको पता है। आप चलिए, अगर आपको इतना यकीन है, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ वारिस पठान जी, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि इस देश के हर नागरिक को कोर्ट पर बहुत यकीन है, और हम सब चाहते हैं, हम सबकी मंशा होती है कि हम ही जीत कर आए, हम ही विजय पाए, हम सबकी मंशा होती है, और आपकी भी यही मंशा है, विष्णु जैन की भी यही मंशा है, और कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा। लेकिन मैं सवाल नंबर 4 जो पूछना चाहती हूँ, अयोध्या, काशी, मथुरा की आस्था को कौन रोक सकेगा? क्योंकि ये अयोध्या, मथुरा, काशी की जो बात है वारिस पठान जी, ये आज की बात तो है नहीं, ये 1991 में भी पार्लियामेंट में हुई थी, और आप अगर पन्ने खोलकर देखें तो हिस्टोरिकली आप पाएंगे कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर, और मैं क्या गलत बोल रही हूं विष्णु जैन जी, बीजेपी ने तब भी वॉकआउट किया था। नंबर नहीं थे उनके पास, लेकिन वॉकआउट किया था, और उनको प्रोटेस्ट था, क्योंकि उन्होंने कहा था अयोध्या, काशी, मथुरा आप 3 कर दीजिए, बाकी से हमें कोई परहेज नहीं है, ये हमारी आस्था का विषय। क्या ये सच है या नहीं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। उस समय जो उमा भारती जी थी और जितने वे उस समय बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने इस बिल का और इस एक्ट का विरोध किया था, पर नंबर्स नहीं थे, इसलिए ये एक्ट पास हो गया। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक काला कानून है, इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट भी टेस्ट कर रहा है। पर पॉइंट इन इशू ये है कि आज देखिए कितनी बड़ी, मैं इस बात को रखना चाहता हूं, कितना बड़ा विरोधाभास है। वारिस भाई ये कहते हैं, और इनकी पार्टी की लाइन क्या है, कि इस देश में सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है और संविधान की मूल आत्मा है। और अभी वारिस भाई ने अंबेडकर साहब को भी कोट किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर जिनको आपने कोट किया, उनसे पूछा गया था कि आप इस संविधान की आत्मा को क्या मानते हैं? जानते हैं वारिस भाई बाबा साहब अंबेडकर ने क्या जवाब दिया था? लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार इस संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 32 में जो फंडामेंटल राइट है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट जाने का, वो संविधान की आत्मा है। और उस संविधान की आत्मा अगर आप ऐसा मानते हो तो उसका मर्डर किया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हो,
वारिस भाई आप ये बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप नहीं चाहते हो सर्वे हो और इस तरह के फैक्ट और फिगर लोगों के सामने आए। ओके वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि 1991 में बीजेपी ने रथ यात्रा अपनी शुरू की थी राम के अस्तित्व के लिए। क्या 1991 में उन्हें पता था कि 2024 में क्या होगा और राम मंदिर बनेगा और चुनाव आएंगे और फिर शायद उनको इस ढाल की जरूरत पड़े? बताइए। देखिए नविका जी, अभी विष्णु जैन ने कहा कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने संविधान का कत्ल कर दिया। मैं चाहूंगा कि ये अल्फाज पहले वापस ले। संविधान का कत्ल कोई नहीं कर सकता। संविधान सुप्रीम है और संविधान की जीत होगी, हक और इंसाफ की जीत होगी, और जो मस्जिद थी ता कयामत तक मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह। ये हमारा अकीदा, ये हमारा ईमान है। आप संविधान को बदनाम नहीं कर सकते। कहने से मैं कोई बात वापस नहीं लूंगा। जो बात मैंने बोली है बहुत जिम्मेदारी से बोली है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने संविधान को वायलेट किया है, संविधान का उल्लंघन किया है और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ऑब्जेक्शन है। अगर आप कह रहे हो ऑब्जेक्शन अपनी जगह है, आपका ऑब्जेक्शन अपनी जगह है और आपको तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर भी ऑब्जेक्शन था। आपने कहा तो सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफैलिबल, तो वो भी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट। एक बात और कहना चाहता हूं, अभी यहाँ पे आपने बयान सुनाया था मदनी साहब का। मदनी साहब ने क्या बात कही थी? आपने जो बयान सुनाया मदनी साहब का, उन्होंने, और वारिस भाई से भी सवाल पूछ रहा हूं, उन्होंने क्या कहा कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद तामील नहीं की जा सकती है। कितना बड़ा विरोधाभास है इनके केस में। हम कह रहे हैं मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, पर ये क्या कह रहे हैं? नहीं, इसके लिए कोर्ट मत जाइए। इस बात को यही समाप्त कर दीजिए। किस तरह की बात? वारिस पठान जी जवाब दीजिए। हमें ये अधिकार है वारिस पठान जी और आप इसको नहीं जवाब दीजिए, और जवाब इस बात का भी दीजिए कि अयोध्या, काशी, मथुरा पर आपको राजनीति की प्रॉब्लम है या आपको लीगैलिटी की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्योंकि ये मेरा 5वां सवाल है। इस पर राजनीति कौन कर रहा है? कोर्ट का मामला है, कोर्ट में चल रहा है, राजनीति तो आप कर रहे हैं। प्रॉब्लम उसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं आपके टाइम्स नव भारत के दर्शकों को एक चीज ये बताना चाहता हूं कि आप तमाम ने मार्क किया होगा, मैं जब सच्चाई बयान करने जा रहा हूं तो मुझे एंकर नविका कुमार और विष्णु जैन रोक रहे हैं। मेरे बीच में इंटरप्ट करके मुझे बोलने से रोका जा रहा है, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं संविधान की बात कर रहा हूं, संविधान का मैं रक्षक हूं, मैं एक प्राउड इंडियन मुस्लिम हूं, मुझे प्राउड है, मैं बोल सकता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब बात नंबर 2, अब आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। मुझे यकीन है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है वो सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेगा और उसके दायरे में रहकर जो भी हक होगा वो सबको मंजूर होगा। मगर इस वक्त इस इशू को रेक करके ये देश में सिर्फ अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं, ये नफरत का माहौल फैलाना चाहते हैं, जबकि इनको पता है कि मैटर ऑलरेडी 1968 में सेटल हो चुका था। सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, और हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एक बार हमारा हाथ जला चुके हैं। हमारे साथ इसी धोखाधड़ी के साथ, चीटिंग के साथ हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर 1992 को। हम नहीं चाहते कि हमारी दूसरी मस्जिदों के ऊपर भी इस तरह की आंच आए। हम चाहते हैं कि संविधान प्रिवेल करे और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना था, जिस मंशा के साथ, जिस इरादे के साथ, वो आप माने, मैं मानूं, पूरा देश माने, और उसका मान्यता यह कि आप कोई एप्लीकेशन अपनी वापस लेने चाहिए, क्योंकि जहां पर जो चीज है आप उसका नेचर, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, आप इसका सर्वे नहीं करा सकते। ये आपका टोटल संविधान का उल्लंघन है। चलिए आप मुझे थैंक यू कह दीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपकी पूरी बात सुनी। और मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि सर्वे से बेसिक ढांचा कहां से बदला जा रहा है? सर्वे में तो फोटो खींची जाती है, कुछ नया बनाया जाता है क्या विष्णु जी? नियत कोई सर्वे कराने में नियत जो है ना, मैलिफाइड इंटेंशन और ज्ञान व्यापी में भी जो नहीं, आप पकड़े गए हैं, जो ज्ञान व्यापी में भी, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ इसलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। वारिस पठान जी आप मुझे बोलने नहीं दे रहे क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, आप सच से घबरा गए हैं, क्योंकि सर्वे से कोई चेंज नहीं होता, इसलिए सर्वे इज नॉट अ वायलेशन ऑफ 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इवन एज डिस्क्राइब्ड बाय यू। बट विष्णु जैन जी प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ वारिस भाई से, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है इस देश में कि कुछ चंद लुटेरे आक्रांता आए, उन्होंने यहाँ पे हमारी सभ्यता को छिनभिड़ किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, और आज ये जो डिबेट है ये देश देखेगा
कि वारिस वो भाई चले यहाँ पे गए। क्या कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों को आए, खतरा वो है। चले अगर गए, आपकी संविधान मस्जिदें है। हिंदू मंदिर को तोड़ के जो बनाई आए, वो गई हैं, चले गए। क्या कुतुब मीनार आपको नहीं दिखता है जो अब तो चीख चीख संविधान के है कह ना, रहा है संविधान को तो कि यहाँ पे मानो। 27 जैन लेकिन मंदिर तो और किसी हिंदू व्यक्ति मंदिर को को तोड़ के मानो, उसके सेटलमेंट मलबे से को मानो। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो बनाई गई है, सेटलमेंट हो चुका है, और जब उसको उसको मानो। चैलेंज किया जाएगा आप कहेंगे इस देश का सेकुलरिज्म खतरे में पड़ गया है। तो गलत। मैं ये बात सब कहना चाहता हूँ पर कि ये ये बाबरी पूरी मस्जिद पे सिविलाइजेशन ये कहीं ना कहीं है क्या उसकी मंदिर को डिग्निटी तोड़ के वापस करने मंदिर- के लिए मंदिर ये को पूरा वापस- समाज विष्णु आपसे जैन क्या जी, मांग रहा है? विष्णु जैन जी, हमें हमारी विष्णु जैन जी, वापस दीजिए। विष्णु जैन जी, पर ये सिलसिला कहीं तो खत्म होगा, क्योंकि इस देश के इतिहास में हुआ कई इस तरह के नहीं, ये लूटर्स तो और मानते इस ही नहीं तरह हैं। के बाहर से अटैक्स हुए, आक्रमण हुए, ये हुआ। लेकिन अगर मथुरा वो सॉल्व तो हो जाएगा तो मुस्लिम कुतुब रूलर थे, मीनार तो पर हिंदू चले रूलर जाएंगे, भी थे। तो ये वो लोग ने सिलसिला तलवार की कहीं जोर तो के लेकिन रुकेगा आदित्य जी, क्या? मैं आपको बहुत ही एकदम हुआ, इसका हुआ, एकदम हुआ, स्ट्रेट हुआ। उत्तर देना चाहता हूं। यहाँ पे मैं हुआ, किसी भी हुआ, तरह का नबिका कोई जी, हुआ। कंसेशन देने के लिए नहीं बैठा चलो, हुआ हुआ भी अगर जहां जहां जो किसी ने मंदिर किया, तोड़ के मुगल मस्जिद ने- बनाई गई है, आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्ट्रांगली कहना चाहता हूं, हर जगह लीगल नहीं। केस लेके वापस लेंगे जब तक शरीर में आखिरी सांस है। जहां जहां हमारी देखिए, मंदिर तोड़ के देखिए, मस्जिद वसीले बनाई का गई है उल्लंघन, उसको वापस संविधान लेने का का काम करेंगे उल्लंघन, कोर्ट के माध्यम झूठ से, फैलाना, और ये नफरत लीगल आगाज फैलाना, हो इसको चुका है, बोलते हैं। चाहे वो ये भोजशाला हो, ऐसे तो- चाहे वो काशी विश्वनाथ ऐसे हो। तो हजारों मंदिर है पूरा तो पूरे इनका देश मतलब में, है कि मस्जिद पूरे बनाई है, देश और में ये अगर इनकी ये इस्लामिक काम लॉ के शुरू हिसाब हो से भी नहीं जाएगा। सकता है। जैसा मदनी साहब ने कहा इस्लामिक लॉ के हिसाब से वारिस भी नहीं हो पठान सकता है। जी, संविधान को लेकर चलेंगे। वारिस पठान हमको जी, यकीन है बस 10 संविधान सेकंड पे। का समय हमको है। यकीन है सुप्रीम मैं कोर्ट में आपको देखेंगे क्या होता है। मैं आपको आखिरी वर्ड देती हूं वारिस पठान जी, 10 सेकंड। नहीं, देखिए अभी इन्होंने क्या कहा कि हम जितने भी मस्जिद है, जो भी कुछ है, सबको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये थ्रेट गलत है। मैं चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले जब इसकी हियरिंग करेगा। मैंने कहा है कि बात लीगली नंबर वापस 2, लेंगे। जब आप- एक आप मर्तबा जाइए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ओवरसीयर में ने कहिए, बोल दिया संज्ञान कि में ऐसा नहीं, मुझे तो कोई फिर क्यों इस तरह का दिक्कत बयान नहीं। करते I face proceedings हैं। of अभी इन्होंने contempt बोल दिया, of देखिए यहाँ I पर have no बैठ कर आपके difficulty। सामने, मैंने मैं तो जितनी चाहूंगा बात कि कही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, with lot of सुप्रीम कोर्ट sense of सब इस बात का responsibility संज्ञान कही ले है, and I कि stand by पेशकार का that। वकील और ने इस मैंने तरह अपनी की बात पेटिशन करी है। वापस लेने क्या जा रहा हूं, वकील है? और जो इस शो पे मैंने बातें कही हैं, मैं अपनी बातें वापस लेने जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कंटेम्पचुअस है, यू आर फ्री टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट मी। मैं आप दोनों को बहुत इज्जत से और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहना चाहती हूं, वारिस पठान जी, आप भी मेरी बात सुन लें कि जो भी होगा, कंटेंशंस हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं, और हर किसी डिस्प्यूट में दो पार्टीज होती हैं। एक चीज कहती है, दूसरी चीज कहती है। आखिर में फैसला कोर्ट का हम सबको मानना है, यही संविधान हमें बताता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मुगलों के शासन, खासकर औरंगजेब के समय में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया, लेकिन अयोध्या, काशी, मथुरा जैसी जगहों पर हिंदुओं का संघर्ष जारी रहा, क्योंकि ये उनकी आस्था का मसला है। अब इसे किसी कानून या किसी समझौते के नाम पर कुचला नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह जरूरी है कि हिंदू पक्ष काशी, मथुरा को लेकर जो दावे कर रहा है उसकी लीगल स्क्रूटनी हो। इसलिए मथुरा पर सर्वे के कोर्ट के आदेश का सभी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सच छुपता नहीं, दबाने से रुकता नहीं। आज जो हुआ है वो कोर्ट के संज्ञान में है, कल जो होगा वो भी कोर्ट की इजाजत से ही होगा, और इस पर हर भारतीय बिल्कुल एक तरह से मिटा हुआ है, कमिटेड है।